साउथ अफ्रीका की विमेंस टीम जो कि गई है वेस्ट इंडीज के दौरे पर और सबसे पहले इन्होंने खेले 3 वनडे मैचेस की सीरीज, जिसमें जो पहला वनडे मैच हुआ उसको तो वेस्ट इंडीज की टीम ने काफी कन्विंसिंगली जीता और उसमें काफी अच्छे तरीके से मैच को जीता। लेकिन उसके बाद के अगले दोनों वनडे मैचेस में साउथ अफ्रीकन टीम ने तगड़ी तरीके से वापसी की और उन दोनों मैचेस को जीत करके उस 3 ओडीआई मैच की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। और फिलहाल उस सीरीज को जीतने के बाद अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीमें आई है सेम उसी मैदान पर, जिसका नाम है द 3 ओवल, जहां पर पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है फिलहाल, जिसमें ओडीआई मैचेस तो 3 खेले जा चुके हैं और टी20 मैच कोई होगा यहाँ पर पहली बार किसी भी तरीके के फॉर्मेट का, चाहे वो वुमेन्स का हो चाहे मेंस का हो। और ये मैच भी 20 जून को शाम को 11:30 बजे से, रात को 11:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से स्टार्ट होगा। लेकिन वहां पर लोकल टाइम क्या होगी, वेदर कैसा होगा, पिच हमने कैसा देखा वनडे सीरीज के दौरान, उसको तो समझेंगे। लेकिन ये भी जो 3 टी20 मैच की सीरीज है उसका ये पहला टी20 मैच, एक बार फिर से जो आपको मैंने बताया कि द 3 ओवल की उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां पर वनडे सीरीज अभी खत्म हुई है। और वहां पर भी यहाँ पर एक तरीके से पहला कोई इंटरनेशनल टी20 मैच होगा। लेकिन भारत में तो जैसा मैंने को बताया कि रात को 11:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2 बजे से एक दिन के टी20 मैच के रूप में यह मैच होगा, जहां पर कंडीशंस हल्की फुल्के क्लाउडी होंगी, थोड़े बहुत आसमान में बादल होंगे और बारिश के तो कोई चांसेस यहां पर बनते दिखाई पड़ नहीं रहे। और इसी वजह से ये जो आसमान के हल्के फुल्के बादल है ना, किसी भी टीम को पहले फील्डिंग करने के लिए यहाँ पर काफी हद तक प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि जो हमने देखा वनडे सीरीज के दौरान कि पिच बैटिंग के लिए तो काफी अच्छी थी, ग्रासी इन नेचर थी, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ वहां पर तेज गेंदबाज भी और स्पिनर्स भी गेम में आ रहे थे। और खास करके स्पिनर, जिसमें निश्चित तौर पर बल्ले से रन बनाना मुश्किल हो रहा था, जो कि हमने देखा भी। और चूंकि बैटिंग के लिए पिच पहली इनिंग में काफी अच्छी रही और स्कोर कार्ड यहाँ पर दिखाने के लिए वनडे सीरीज का ही है, जो कि इसके पहले कोई भी मैच इस ग्राउंड पर खेला गया नहीं, तो उसमें पहला वनडे मैच जो खेला गया साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का, उसमें बारिश से प्रभावित मैच था। डकवर्थ लुईस के हिसाब से वेस्ट इंडीज की टीम ने 4 विकेट से उस मैच को जीता था। 180 का स्कोर इनको चेस करना था। 234 रन जो 232 रन जो बनाए थे साउथ अफ्रीकन टीम ने, उसके बाद रिवाइज टोटल जो मिला था 34 ओवर में 180 का, वो काफी मुश्किल स्कोर था, लेकिन उसको भी वेस्ट इंडीज की टीम ने चेज कर दिया था। और पावर प्ले में ही पहले 10 ओवर में 70 रन बना दिए थे। और पावर प्ले के दौरान अगर आप देखें ना, उस पहले मैच के दौरान पहली इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी कोई भी मदद तेज गेंदबाज के लिए थी नहीं। और वो चीज हमने सेकंड मैच में भी देखी, जहां पर साउथ अफ्रीकन टीम ने पहले बैटिंग करी, 309 रन बना दिए और उसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 269 तक पहुंची, हालांकि ऑल आउट हो गई। लेकिन ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा था कि बहुत ज्यादा मदद सेकंड इनिंग में तेज बॉलर को या स्पिनर हो चाहे तेज गेंदबाज उनको मिल रही हो। लेकिन वो चीज हमको सेकंड थर्ड मैच में देखने को मिली, जहां पर साउथ अफ्रीकन टीम ने पहले बैटिंग करी, उनको भी 278 रन बनाने में दिक्कतें आई, लेकिन उसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम तो कोलैप्स करके 121 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जहां पर स्टेफनी टेलर बैटिंग करने ही नहीं आई। और पावर प्ले के दौरान यहां पर सेकंड इनिंग में 27 के स्कोर पर 4 विकेटें गिर गई, जिसमें पिच का कोई रोल नहीं था। एक्चुअली खराब बैटिंग वहां पर करी गई थी वेस्ट इंडीज की तरफ से। तो ओवरऑल जो हमने वनडे सीरीज को देख करके समझा वो यही कि पिच तो बैटिंग के लिए काफी बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ जो कंडीशंस यहाँ पर प्रेडिक्टेड हैं, जो वेदर फोरकास्ट है, उसकी वजह से कोई भी टीम पहले फील्डिंग करना प्रेफर कर सकती है। वरना यहाँ पर अगर धूप पड़ेगी पिच के ऊपर तो मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स गेम में आएंगे, जो कि होता भी है विमेंस गेम में। बाकी उन तीनों वनडे मैचेस में स्पिनर्स ने, पेसर्स ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई, वो आंकड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी वो टॉस के बाद आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, जिसमें पिच की पिक्चर भी होगी और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मैंने दिया हुआ है। तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए, वहां पर पिच रिपोर्ट लीजिए और फाइनल टीम लेकर के शानदार विनिंग करिए। फिलहाल ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर हो सकती है आज के इस मैच में, जिसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं है। फिलहाल वेस्ट इंडीज की तरफ से जो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर होने वाली है, और उसमें जो वनडे सीरीज का स्क्वाड था ना, सेम स्क्वाड टी20 के लिए भी है। और स्टेफनी टेलर को लेकर के डाउट रहेगा, जो आखिरी ओडीआई मैच में एब्सेंट हर्ट रही, बैटिंग करने आई नहीं, जबकि इनकी टीम बुरी तरह से हारी भी, तो इनको लेकर के डाउट होगा। बाकी प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से ये होगा, जिसमें बॉलर्स के नाम आप देख सकते हैं, उसमें से पावर प्ले और डेथ में कौन बॉल करेगा उसके नाम आप देख सकते हैं, बेंच पर कौन से ऑप्शंस हैं उनको भी देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई चेंज होता भी है प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर में तो उसको लेकर के तो कोई दिक्कत है नहीं, वो चीज आपको टॉस के बाद मैं टेलीग्राम पर बता ही देता हूं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए इसी वेस्ट इंडीज की टीम के हर एक प्लेयर का इंटरनेशनल टी20 में अगर आप आंकड़ा देखें करियर का, तो इससे इनका एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा। और इस पूरे करियर के आंकड़े को देखने के बाद जो एक चीज मुझे समझ में आई कम से कम, कि हेली मैथ्यूज तो इस टीम की तरफ से बेस्ट ऑप्शन है, जिनको आप मिस कर ही नहीं सकते। और उसके साथ साथ अगर आप नीचे आए तो अगर स्टेफनी टेलर खेलती हैं तो ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ती है, जैसा इनका करियर है। चूंकि बाकी जो नाम है, क्वीना जोसेफ 21 का बैटिंग एवरेज है, ज्यादा जेम्स का 11 का बैटिंग एवरेज है, और बॉलिंग करते हुए भी 2624 मैचेस में विकेटों की कोई खास संख्या है नहीं। लेकिन स्टेफनी टेलर के आंकड़े धमाकेदार है। हालांकि स्टेफनी टेलर के आंकड़े कितने भी धमाकेदार हों, वो चीज वनडे सीरीज में भी हमने देखी कि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस तो उन्होंने दी नहीं, और उल्टा
पिछले मैच में खेली भी नहीं, बैटिंग करने आई नहीं, तो पूरी उम्मीद है कि चोटिल भी होंगी, तो इनको लेकर के डाउट है। तो अगर स्टेफनी टेलर खेल रही तो ये तो एक अच्छी ऑप्शन है, वरना क्वीना जोसेफ ये ज्यादा बेटर ऑप्शन मुझे फिलहाल की कंडीशंस में दिखाई पड़ रही हैं, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद चाहे चिनेल हेनरी हो, जिनके 62 में 473 रन, केवल 22 विकेटें हैं, सिमन कैम्बल इनके विकेट कीपर बैटर और विकेट कीपिंग सेक्शन में बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि साउथ अफ्रीकन ऑप्शन जो है उनकी बैटिंग आएगी भी कि नहीं आएगी उसको लेकर के कुछ आप नहीं कह सकते, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर इतना मजबूत है। इसके साथ साथ अगर आप देखें जेनेलिया ग्लासगो 9 मैच में 54 रन, केवल 3 विकेटें हैं। आलिया एलिन एक बेहतर ऑप्शन जरूर है, 51 मैच में 17 विकेट, 343 रन है। हालांकि चीजें डिपेंड करेगी कि कौन सी इनिंग की बॉलिंग इनको मिलने वाली है। बाकी जहां जा रहा क्लैक्सटन, जिन्होंने अभी बहुत ही अच्छा डेब्यू किया वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये एक टी20 मैच में 1 विकेट ले चुके हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती है। एफी फ्लेचर को लेकर के कोई डाउट है नहीं, 96 मैच में 91 विकेटें हैं और काफी हद तक करिश्मा राम हरक भी शानदार एक ऑप्शन है। तो इस पूरे के पूरे करियर के आंकड़े को देख करके ना मिला जुला करके कुल 6 ऑप्शन हमको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर जहां जा रहा क्लैक्सटन भी तगड़ी डिफरेंशियल ऑप्शन है, आलिया एलिन भी शानदार डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनको ट्राई किया जा सकता है। और चिनेल हेनरी को अगर बॉलिंग कराया जाता है तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। हालांकि वनडे सीरीज में हमने देखा इनसे बिल्कुल भी बॉलिंग कराया नहीं गया, उसका रीजन क्या था ये भी कुछ खास एक्सप्लेनेशन मिला नहीं, लेकिन कम से कम करियर आप देख पा रहे होंगे, एक्सपीरियंस आपने समझ पाया। बाकी रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर तो हेली मैथ्यूज बेस्ट ऑप्शन है, जिनके रीसेंट टाइम में काफी बेहतरीन आंकड़े हैं और वैसे भी इतनी बड़ी प्लेयर हैं, कहीं पर भी क्रिकेट मैच खेले किसी भी फॉर्मेट में इनको आप मिस कर भी नहीं सकते, इन कप्तान है बस कप्तान भी बनाएंगे। बाकी वनडे सीरीज में क्वीना जोसेफ ने एक हाफ सेंचुरी जरूर लगाई थी, उसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन आखिरी के 2 मैचेस में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। स्टेफनी टेलर ने भी 2 मुकाबले जो खेले 17 और 30 नाबाद की 2 पारी खेली, ठीक ठाक टच में दिखाई पड़ी थी। तो डिपेंड करेगा कौन प्लेइंग इलेवन में है। बाकी ज्यादा जेम्स खिलाया तो जा रहा है इनको, नंबर 3 पे बैटिंग भी कर रही है, लेकिन परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आई है। लेकिन ग्रैंड लीग के लिए एक बहुत ही तगड़ी है कप्तान है बस कप्तान की ऑप्शन होंगी, चूंकि इनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि इनको कभी कई बार नंबर 3 पे बैटिंग भी करा दिया जाता है और बॉलिंग भी पूरे 3 से 4 ओवर करके देंगे। तो बहुत लंबे समय से परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आया है। एक रूल ऑफ लॉ भी होता है, अगर आपको पता हो, रूल ऑफ एवरेजेस, कि कभी ना कभी तो परफॉर्मेंस किसी प्लेयर की आएगी लगातार, अगर उसको मौके मिल रहे हैं तो कोई तो एक उसका दिन आएगा। तो वो दिन अगर इनका हुआ तो निश्चित तौर पर ग्रैंड लीग की किसी एक आध टीम में आप इनको कप्तान है बस कप्तान बनाइए तो आपका भी दिन बन सकता है। बाकी चिनेल हेनरी का भी रिसेंट फॉर्म देखे तो जैसा आपको बताया कि वनडे सीरीज में से बॉलिंग कराया नहीं गया, हालांकि उसके पहले अच्छे फॉर्म में थी, एज अ बैटर भी एज अ बॉलर भी। बाकी सिमन कैम्बल विकेट कीपर ग्रुप में बेस्ट ऑप्शन है, तो इनको लेकर के कोई डाउट है नहीं। जेनेलिया ग्लास को भी मौके मिले हैं, लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस है नहीं। आलिया एलिन ने बढ़िया काम किया था वनडे सीरीज में भी, अगर आप देखें तो टोटल 4 विकेटें भी ली, 32 एक और 1 नाबाद की 3 पारियां भी खेली। बाकी जहां जा रहा क्लैक्सटन ने भी वनडे डेब्यू में 43 रन भी बनाए, 1 विकेट भी लिया, बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई और ये डिफरेंशियल ऑप्शन बनी रहेंगी। बाकी एफए फ्लेचर ने तो कमाल की बॉलिंग करी, अभी वनडे सीरीज में भी 3 विकेट, 4 विकेट और 1 विकेट की 3 परफॉर्मेंस दी, तो ये तो एक अच्छी ऑप्शन है। बाकी करिश्मा राम हरक भी अच्छी बॉलिंग करते दिखाई पड़ी, हालांकि 3 मैच में 3 ही विकेटें मिली, उसके पहले भी विकेट निकालने के मामले में फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, लेकिन ओवरऑल रिसेंट फॉर्म देख करके भी हमको यहाँ पर एक ग्रैंड लीग की ऑप्शन है, 4 स्मॉल लीग की बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें क्वीना जोसेफ या स्टेफनी टेलर में से किसी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंशियल के तौर पर जहां जरा क्लैक्सटन और करिश्मा राम हरक भी अच्छा नाम है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, ये चीज हमको समझ में आया है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देख लें कि साउथ अफ्रीका के विमेंस टीम के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में खेलते हुए वेस्ट इंडीज के इन प्लेयरों की कैसी परफॉर्मेंस है। तो हेली मैथ्यूज के 14 मैच में 237 रन, 17 के एवरेज, 12 विकेटें हैं। वहीं पर क्वीना जोसेफ के 4 मैच की 2 इनिंग में 6 रन, 1 विकेट है। तब वो काफी नीचे बैटिंग करती थी, अब फिलहाल ओपन कर रही हैं। ज्यादा जेम्स के 1 मैच है 15 रन, कोई विकेट नहीं है, लेकिन वहीं पर स्टेफनी टेलर के आंकड़े एज जैसा आपको एक्सपेक्टेड था वैसा ही है। चिनेल हेनरी के 3 मैच में 9 रन है, 1 विकेट है, 14 के एवरेज। सिमन कैम्बेल का 4 मैच में 9 रन है, 2 विकेट है। आलिया एलिन के 8 मैच 4 विकेट है, एफी फ्लेचर के, करिश्मा राम हरक के 4 मैच में 3 विकेट है। तो आंकड़े हेड टू हेड के स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो इवन हेली मैथ्यूज की भी उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन चूंकि बॉलिंग में विकेटें भी हैं तो काफी बेहतरीन ऑप्शन बन जाती हैं। इसके बाद एक और नंबर अगर आप देखने जाएं वो है वेन्यू का, कि इस मैदान पर खेलते हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस मैदान पर कोई पहला टी20 मैच ही होगा, तो डेफिनेट तौर पर वो ऑब्वियस से चीज है कि कोई प्लेयर यहाँ पर कोई टी20 मैच खेली होंगे नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ तक आते आते हमको एक चीज क्लियर हुई है कि हेली मैथ्यूज तो एक बेस्ट ऑप्शन हमारी टीम में है, क्वीना जोसेफ सेकंड बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं के यहाँ पर आप स्टेफनी टेलर को भी लेके जा सकते हैं। ग्रैंड लीग में आप निश्चित तौर पर किसी 1-2 टीम में कप्तान है बस कप्तान ज्यादा जेम्स को जरूर बनाइएगा, स्मॉल लीग के लिए मैं सजेस्ट करता नहीं इनको। बाकी सिमन कैम्बल विकेट कीपिंग ऑप्शन से एकमात्र ऑप्शन है जिनको आप लेके जा पाएंगे। और इसके साथ साथ
एफी फ्लेचर भी एक शानदार ऑप्शन होंगे, जिसमें डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर या तो जहां क्लैक्सटन को और या तो करिश्मा रामहारक में से किसी भी एक को आप ट्राई कर सकते हैं। दोनों बेहतरीन ऑप्शंस हैं। और अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है, ये चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा, तो आलिया एलिन भी एक शानदार ऑप्शन है। तो इस तरह से प्लेयर रोटेशन आप कर सकते हैं, जिसमें कम से कम 4 प्लेयर तो आपकी पक्की है जिनको आप अपनी टीम में लेकर के जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप फेवर करना चाहते हैं वेस्ट इंडीज की टीम को मैच को जीतने को लेकर के, तो पांचवा छठा प्लेयर, और उसमें से कौन सा ऑप्शन है पांचवा छठे के रूप में, वो तो आपको मैंने बताया। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े आपके सामने हैं। और जब प्लेयर बैटल की हम बात करते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम सामने हो, चाहे मेंस टीम हो चाहे विमेंस टीम हो, तो सीधे सीधे आप कर सकते हैं कि स्पिन के खिलाफ आंकड़े इनके कभी भी आपको बेहतर दिखाई नहीं पड़ेंगे। चाहे किसी भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग के खिलाफ देख लें जो सामने की टीम के खिलाफ हो, बाकी आंकड़े लिखे हुए आपके सामने, इसको मैं क्या ही रिपीट करूं। लेकिन उसमें कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स के खिलाफ भी आंकड़े, से हेली मैथ्यूज की बात करें तो मारियन कैपर 3 बार आउट हो चुके हैं, लेकिन 89 रन बनाए हैं, आंकड़े बेहतर हैं। मसा बता क्लास पर नंबर्स थोड़े से खराब हैं, तुम्हें सेकुक होने पर भी खराब है, सून लूस पर भी एक बार आउट हुए, खाका पर एक बार आउट हुई है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि स्पिन के खिलाफ आंकड़े खराब होंगे ही, तो क्वीना जोसेफ के वो दिखाई पड़ेंगे। मलाबा के खिलाफ भी, स्टेफनी टेलर के भी आंकड़े देख सकते हैं। ज्यादा जेम्स भी स्पिन के खिलाफ काफी बुरी तरह से फंसती हैं, और ये चीज है चाहे वेस्ट इंडीज की किसी भी टीम को आप देख लें, और वही सारी चीजें आपको सारे के सारे प्लेयर बैटल के आंकड़ों में देखने को मिलेगा। तो ये तो वेस्ट इंडीज की टीम थी। और इसके बाद आगे बढ़ते चुके साउथ अफ्रीकन टीम का भी स्क्वाड वही सिमिलर ही है जो वनडे सीरीज में था। तो इनका भी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने, जहां पर बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं इनकी भी तरफ से। हालांकि रिसेंट टाइम में जिस तरह से हमने देखा है कि एन सैंगेस को लगातार ये टीम नंबर 3 पर बैटिंग कराती दिखाई पड़ी थी वनडे सीरीज में खास करके, तो हो सकता है यहां पर भी मौका मिले। वरना मारियन कैबिन के पास एक नाम है जो नंबर 3 पर बैटिंग कर सकती है। बाकी सून लूस तो है ही, तजमीन और लौरा वुल्फार्ट आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगी। सिनालो जाफ्ता के विकेट कीपर बैटर है, एंड्री डक्सन है, इनको भी प्रमोट किया जा सकता है ऊपर, ये भी एक चांस है। और बाकी यहाँ पर क्लोई ट्रेवन है, नाइन डी क्लर्क है, नानकुलेको मलाबा है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, और बाकी आखिरी वनडे मैच में 4 विकेट लेने वाली क्लास को भी मुझे लगता है कि मौका मिलना चाहिए। हालांकि इनके पास आया बोंगा खाका का नाम है, तुमी सेकुक होने का नाम है जो आखिरी वनडे मैच खेली थी, अयांडा हलूबी का भी एक ऑप्शन है जो पहले 2 वनडे मैचेस खेली थी और उसके बाद लास्ट का मैच नहीं खेली। और बाकी पावर प्लेयर डेथ में कौन बॉलिंग करेगा उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए करियर का डेटा आपके सामने है यहाँ पर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का, जिसमें दोनों के दोनों ओपनर्स तो शानदार दिखाई पड़ती है। और उसके बाद सेंघेस के 13 मैच पर 10 विकेट हैं। हालांकि मुझे लगता तो नहीं है कि यहाँ पर नंबर 3 पर खेलेंगी, लेकिन उतनी बेहतर ऑप्शन मुझे दिखाई भी नहीं पड़ते T20 फॉरवर्ड में खास करके। सून लूस के आंकड़े आप देख लीजिए, आंकड़े आप मारियन कैप के देख लीजिए, और आंकड़ों पर अगर आप जाएंगे ना करियर के, तो सीधे सीधे यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि लौरा वुल्फार्ट हो गई, तजमीन ब्रिट्स हो गई, साथ ही साथ यहाँ पर मारियन कैप हो गई। और यहाँ पर अगर आप आगे बढ़े तो काफी हद तक यहाँ पर क्लोई ट्रेवन, हालांकि बैटिंग ऑर्डर में कहां पर आएंगी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो क्लोई ट्रेवन भी एक शानदार ऑप्शन बन जाती है, नडाइन डी क्लर्क भी, जो कि ये दोनों ना बॉलिंग भी आपको मेजोरिटी ओवर्स करके दे देंगी, लगभग 4 ओवर के आसपास की। और उसके बाद बॉलिंग में मलाबा को तो आप मिस कर नहीं सकते, जैसे ये बॉलर हैं और जो सामने की टीम की बैटिंग की कमजोरी है उसको भी ध्यान में रखते हुए। और उसके साथ साथ यहाँ पर इसी वजह से क्लोई ट्रेवन भी हमारी टीम में आती है। बाकी पेस अटैक में से कौन खेलेगा, फिलहाल तो जो करियर के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपके पास तुमी सेकुक होने का है, जिनके 38 मैच में 38 विकेट हैं। खाका के भी नाम है, इसके बाद क्लास का भी नाम है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो मेजोरिटी प्लेयर्स यहाँ पर आपको एक बार फिर से साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ से ही आती हुई दिखाई पड़ रही हैं आपकी फैंटेसी टीम में। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें तो फॉर्म के बेसिस पर भी अभी वनडे सीरीज में सेंचुरी लगाई तजमीन ब्रिट्स ने, आखिरी मैच में एक हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। तो ओवरऑल लौरा वुल्फार्ट भी जबरदस्त फॉर्म में है, तजमीन ब्रिट्स भी शानदार फॉर्म में है। सेंघेस को भी एक काफी शानदार मैच इनका गया था जो नंबर 3 में बैटिंग कर दो 55 की पारी खेली थी। बाकी 2 मैचेस इनके काफी एवरेज रहे थे। सून लूस भी काफी बढ़िया फॉर्म में वनडे सीरीज में दिखाई पड़े थे उसके पहले भी, ये भी एक शानदार नाम है। मारियन कैप को लेकर के आपको कोई डाउट रखना होता नहीं। और अगर बात करें एंड्रिक डक्सन, जिनको वनडे सीरीज में पता नहीं क्यों लेकिन पहले 2 मैचेस में बॉलिंग कराया नहीं इन लोगों ने, एक्चुअली कराया एक मैच में लेकिन वहां पर विकेट नहीं मिला, लेकिन आखिरी मैच में उन्होंने अपने 5 गेंदों पर ही 2 विकेट निकाल दी। और ये हमेशा एक शानदार डिफरेंशियल ऑप्शन होती है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जिनका बैटिंग ऑर्डर देखना बहुत जरूरी होगा। और इतना नीचे अगर बैटिंग करेंगे नहीं तब तो नहीं, वरना अगर ऊपर बैटिंग करते तो एक शानदार ऑप्शन होगी। क्लोई ट्रेवन की स्पिन बॉलिंग इनको फेवर करेगी, नडाइन डी क्लर्क की डेथ ओवर बॉलिंग इनको फेवर करेगी, खास करके अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हो। और उसके साथ साथ नानकुलेको मलावा को तो आप मिस कर नहीं सकते, शानदार फॉर्म में भी है। मसाबता क्लास ने भी आखिरी वनडे मैच में 4 विकेट भी निकाली, उसके पहले भी काफी शानदार फॉर्म में। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ से जो कि आपकी टीम में आएंगी। और इसी वजह से जो वेस्ट इंडीज की टीम है ना, वहां से मेजोरिटी जो आपको मैंने कहा था कि 4 प्लेयर ही बेस्ट दिखाई पड़ रही थी,
हाँ, अगर आप उनको फेवर कर रहे हैं तो 5वां छठा ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। बाकी हेड टू हेड और हेड टू हेड के भी आंकड़े आपके सामने हैं। तो टी20 फॉर्मेट में लॉरा वुल्फहार्ड के 10 मैच में 58 का बैटिंग एवरेज है, 290 रन, जो कि 5 ही बार आउट हुई हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। कई बार नॉट आउट होकर के लौटी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और बाकी तजमीन के भी नंबर्स देखें तो 5 में 142 रन और 142 का एवरेज भी है, जो कि आउट ही केवल एक बार हुई है। और उसमें भी अगर आप देखें ना तो 2 इनिंग्स इन्होंने जो सेकंड इनिंग में खेली है, दोनों में हाफ सेंचुरी है, 57 नाबाद और 50 नाबाद की पारी, और पहली इनिंग के बैटिंग एवरेज में ही एक बार ये आउट हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर सून लूस के आंकड़े देख लीजिए, जो बहुत अच्छे नहीं हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए मारियान कैप के आंकड़े, किसी भी टीम के खिलाफ आप इनको मिस कर नहीं सकते। एनरिक डक्सन के 2 मैच में कोई विकेट नहीं है। क्लोई टेरन के आंकड़े भी बहुत एवरेज हैं। नंबर्स में मलाबा काफी आगे दिखाई पड़ती हैं, 5 मैच में 8 विकेटों के साथ। और बॉलिंग में तुमी सेकुको ने काफी हद तक ये दोनों जो पेसर्स और हैं, ये इनका नाम दिखाई पड़ता है। तो 4 प्लेयर तो पक्की तौर पर आपकी टीम में आएंगे, जिसमें अगर सेंगेस को नंबर 3 पर बैटिंग कराया जाता है और बॉलिंग के चांसेस अगर बनते हैं, जिसमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी बॉलिंग ऑप्शंस टीम में लेकर के जाएगी, तो निश्चित तौर पर एक शानदार ऑप्शन है। बाकी इस मैदान पर तो कोई खेला है नहीं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो वो भी आपके सामने, जहां पर लॉरा वुल्फहार्ड को हेली मैथ्यूज ने एक बार आउट किया, यहाँ पर स्टेफनी टेलर ने एक बार आउट कर रखा है। लेकिन नंबर्स इसमें स्टेफनी टेलर तो बॉलिंग करेंगे नहीं, लेकिन मैथ्यूज के खिलाफ काफी शानदार है। बाकी आप देख ही पा रहे होंगे पीछे के आंकड़ों से कि 10 मैच में अगर 5 बार किसी टीम के खिलाफ कोई नॉट आउट लौटा हो, वो भी टी20 फॉर्मेट में, तो निश्चित तौर पर किसी बॉलर के खिलाफ उसको दिक्कत हुई नहीं होगी। और सेम चीज आप तजमीन ब्रिट्स को भी लेकर के कह सकते हैं कि 5 मैच खेल करके अगर 4 बार नॉट आउट लौटी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हेली मैथ्यूज पर ही वो एक बार आउट हुई है। और बाकी सून लूस के आंकड़े देख लीजिए, जिनके आंकड़े हेड टू हेड में आपने ऑलरेडी देखे बहुत खराब थे, और उसका नतीजा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिनमें इनको ऑफ स्पिन पर दिक्कत होती है। मारियन कैप के आंकड़े भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्लेयर है। स्पिन खेलने को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेग स्पिन खास करके। और बाकी के प्लेयर्स के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देख सकते हैं। और ये समझने के बाद कि काफी हद तक साउथ अफ्रीकन टीम ही फेवरेट है, उलटफेर हुआ तो वेस्ट इंडीज की टीम भी जीत सकती है। ये हेली मैथ्यूज और मारियन कैप ही तो सबसे कॉमन और बेस्ट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन होंगे, जिसमें ये 3 और प्लेयर हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग टीमों में, ग्रैंड लीग की टीमों में। और ये टीम स्मॉल लीग की फिलहाल के लिए बना करके सेव कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनल टीम होगी ना, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा टॉस के बाद पिच रिपोर्ट के साथ। तो जाकर के जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया कमेंट है, वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और उससे भी जरूरी है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, ये सबसे जरूरी चीज है, बाकी चीजें ऑप्शनल हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।